हेलो डेव। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट के अगले एपिसोड में। पिछली बार हमने बात किया था कंपोनेंट्स के बारे में। बेसिकली दो टाइप्स के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। हमारा एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है और एक आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है। आज हम बात करेंगे बेसिकली टेनेट्स के बारे में। कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके टेनेट्स, उनके सिद्धांत के बारे में। उसका सिद्धांत क्या होता है, बेसिकली जो हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं रिएक्ट में, जो कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं उनका सिद्धांत क्या है, आखिर वो उस किस सिद्धांत पे बना हुआ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनके तीन सिद्धांत होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है कंपोनेंट नेस्टिंग, ठीक है। तो कंपोनेंट नेस्टिंग को सबसे पहले समझते हैं। बेसिकली कंपोनेंट नेस्टिंग है क्या। अगर कंपोनेंट नेस्टिंग की अगर बात की जाए तो एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट जो हम ऐड करते हैं, जैसे डालते हैं, प्लग करते हैं, उसको आप कंपोनेंट नेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। अब उस एप्लीकेशंस में काफ़ी सारे जो हैं ब्लॉक्स बना रखे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली उसको आप कह लीजिए। और वो ब्लॉक्स जो हैं एक एक कंपोनेंट्स हैं। अब उस कंपोनेंट्स के अंदर अगर आप कोई कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका कंपोनेंट नेस्टिंग हुआ। मतलब एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट आप प्लग कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई फॉर्म बना रहे हैं तो आपका एक फॉर्म जो है कंपोनेंट हो गया। फॉर्म के अंदर जो है आप इनपुट बॉक्स डाल रहे हैं तो इनपुट बॉक्स एज ए कंपोनेंट आप यहाँ पर मतलब आप डेवलप कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके जो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपने बनाया है, तो वो जो जितने कंपोनेंट्स हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंपोनेंट नेस्टिंग। सेकंड होता है कंपोनेंट रीयूजेबिलिटीज़। कंपोनेंट रीयूजेबिलिटीज़ जो है बेसिकली एक ही कंपोनेंट को बार बार यूज़ करना, जहाँ आपकी ज़रूरत हो वहाँ पर आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया कि आपने एक इनपुट बॉक्स बनाया। अब जो इनपुट बॉक्स जो आपने बनाया है अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने हिसाब से आपने उसकी स्कैनिंग्स की है, उसके एरर्स जो है वो आपने हैंडल किए हैं, आपने उसके सक्सेस हैंडल किए हैं, तो वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम एक इनपुट बॉक्स के लिए फीचर्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये जब आप कोई फॉर्म बना रहे हैं तो उस फॉर्म में अगर आप उस इनपुट बॉक्स को अगर यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड आपका रीयूजेबिलिटी। सो एक कंपोनेंट है उसको आप सीधा प्लेस करते जा रहे हैं और आपका पूरा का पूरा फॉर्म तैयार हो गया है जो बेसिक फीचर्स के साथ, ठीक है। थर्ड जो इसका होता है कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशंस भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आपका जो है आपने एक CTA बनाया है, एक बटन बनाया है, ठीक है, जो फॉर्म के अंदर एक बटन है। अब वो बटन जो है उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो सबमिट करेगा, ठीक है। सबमिट्स करने पे आप उसको उसका टेक्स्ट है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली टेक्स्ट में अगर वहाँ पे सबमिट की जगह क्लिक हियर या समथिंग कुछ अगर आप देना चाहते हैं तो इस टाइप्स के जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशंस जो है आप कंपोनेंट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अगर हम कंपोनेंट बनाते हैं तो कंपोनेंट्स के ये तीन एक्चुअली सिद्धांत होते हैं, जिसमें नेस्टिंग, रीयूजेबिलिटीज़ और कॉन्फ़िगरेशंस होता है। तो कोई भी हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स जब भी हम बनाते हैं, रिएक्ट सिर्फ नहीं बात किया जाए, नॉर्मली बात किया जाए किसी कंपोनेंट पे, तो हर एक कंपोनेंट्स की जो है ये तीन सिद्धांत होते हैं और इन्हीं तीनों सिद्धांत पर कोई भी कंपोनेंट वर्क करता है। हाँ, तो चलिए आगे हम बात करते हैं अब कंपोनेंट्स पे वर्क करने का। तो कंपोनेंट्स पे जब हम वर्क करते हैं तो सबसे पहले जो है होता है कि दिमाग में आता है कि कंपोनेंट्स का जो है स्कैनिंग्स कैसे करें। कंपोनेंट्स में CSS एज ए डिज़ाइनर्स, एज ए जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो लोग ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट्स में आप CSS कैसे ऐड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की बात करता हूँ। बेसिकली बूटस्ट्रैप जो हमारा CSS फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पर ऐड करते हैं और ऐड करके देखते हैं कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी रन कर रखा है और जो यहाँ पर मेरा सर्वर ऑलरेडी अप है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक नया टर्मिनल लेते हैं और नए टर्मिनल में हम अपना बूटस्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो सेम मैं उसी रूट पे हूँ। बेसिकली मैं टू पे ही हूँ। मेरा जो डायरेक्टरी जो बना हुआ था टू है वहीं पर है। यहाँ पर करते हैं npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ठीक है। आप इसको रन करेंगे और आपका बूटस्ट्रैप जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आपका लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होगा। इसके इंस्टॉलेशंस कंप्लीट होने के बाद से
ये आपको आपके नोड मॉड्यूल में मिलेगा। यहाँ पर जो आपका नोड मॉड्यूल है बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नोड मॉड्यूल के अंदर जो है आपको आपका बूटस्ट्रैप जो है वो मिलना चाहिए। तो एक बार इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे होना चाहिए। तो ए हुआ हमारा, बी हुआ, बूट, ये एक्चुअली अल्फ़ाबेटिकली होता है। तो देखते हैं कहाँ पर है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो है बूटस्ट्रैप जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। अब हमें इसको टारगेट करना है और इसे हमें अपने प्रोजेक्ट में प्लग करना है। तो प्लग करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। बेसिकली डायरेक्टली आप चाहें तो आप इसको सीधा आप अपने HTML में सीधा इंक्लूड कर सकते हैं। अगर HTML पर आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, आपका जो index.html अगर यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पूरा को पूरा URL देंगे। बेसिकली जो HTTP URL होता है वो यहाँ पर देके उसको यहाँ पे प्लग कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करेंगे कि रिएक्ट उसको हैंडल कर सके। तो ग्लोबली उसको हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो ग्लोबली उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर हम उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट bootstrap /this/css। बेसिकली हमें CSS चाहिए, bootstrap.css। अब क्या होगा कि ये जो है CSS डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशंस के साथ प्लग हो जाएगा। तो एक बार इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके एक बार इसको चेक करते हैं। टर्मिनल पे अपने जाते हैं, आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद से ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये हमारा यहाँ पर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हेड में गए, हेड में अगर स्टाइल्स देखते हैं तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो बूटस्ट्रैप जो है यहाँ पर प्लग हो चुका है। बूटस्ट्रैप का वर्जन जो है 5.1 वर्जन जो है वो यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप डायरेक्टली मतलब ग्लोबली किसी भी फ्रेमवर्क को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे CSS के फ्रेमवर्क्स हैं, सिमेंटिक है, बूटस्ट्रैप है, आजकल लोग टेलविन भी यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी अगर यूज़ करना हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर ग्लोबली प्लग कर सकते हैं। यहाँ पे प्लग करने के बाद से क्या होगा कि ये जो है सारे चाइल्ड्स, इसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स, आप जो नेस्टिंग, अभी कंपोनेंट नेस्टिंग्स की हमने बात किया था, तो उसके अंदर कहीं भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो CSS है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसलिए हमने यहाँ पर सीधा app.js में हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। अब app.js के अंदर इंक्लूड करने की जगह आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने इसको index.js में यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो app.js से भी आप हटा सकते हैं। तो क्या होगा कि अभी तो अगर आप app.js के अंदर, ऐप जो हमारा मेन कंपोनेंट है, अगर इसके अंदर कुछ भी आप इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लग कर लीजिए। अदरवाइज अगर चाहें तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे index.js में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो index.js में ऐड करेंगे तो ये भी जो है आपका टॉप लेवल पे ही होगा, और यहाँ पर ऐड करने के बाद से जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स आप यूज़ करेंगे उनके ऊपर सारे क्लासेस जो है अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि मैंने यहाँ पर एक डमी के नाम से एक कंपोनेंट बनाया। ठीक है, डमी कंपोनेंट्स बनाया है, उसको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करके देखते हैं कि वो CSS जो है अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली क्लास नेम जो है यहाँ पे हेडर दे रखा है। बेटर है कि एक बार इसको डायरेक्टली यहीं पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया और हमारा जो ऐप जैसे इसमें यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। सेव करके हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ पे डमी आ गया है, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से देखते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हुई कि नहीं हुई है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर इसका ये अप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो चेक करते हैं कि ये अप्लाई यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। सो शायद हो सकता है कि इस नाम से क्लास ना हो, तो हम यहाँ पर कोई दूसरा क्लास यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे इसका एक और क्लास होता है डिस्प्ले 4। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप का जो क्लास है, बूटस्ट्रैप का जो CSS है वो अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये ग्लोबली यहाँ पे एडेड है और ये CSS जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर ग्लोबल CSS की बात कर रहे हैं। ग्लोबल CSS जो कि आप एक जगह आपने लिख दिया है वो हर जगह अप्लाई होना है। तो ग्लोबल CSS जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो हमारा ग्लोबल हो गया। अगर आप पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट के लिए अगर आप CSS लिख रहे हैं तो वो हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं।
तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर एक डमी कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। तो डमी कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और डमी कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट डमी कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डमी कंपोनेंट जो है हमारा, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है और इसको सेव करते हैं। अब इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ पर डमी आ रहा है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली अभी यहाँ पे CSS अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर हेडर 1 यहाँ पर नहीं दिया था। सॉरी, यहाँ पर जो है हमने जो डिस्प्ले 4 था वो हमने क्लास यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे मैंने हेडर के नाम से एक बना रखा है। तो अभी इस कंपोनेंट में हमें कोई CSS अप्लाई करना हो तो वो हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डमी CSS के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं dummy.css। dummy.css के नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना लिया और अब इसको डॉट हेडर, सिर्फ फॉन्ट साइज पे ही देख लेते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 50 पिक्सल दे देता हूँ, इससे हमें आइडिया लग जाएगा यहाँ पर कि हम पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट्स कोई अगर हम कंपोनेंट बना रहे हैं तो उस पर हम CSS कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, अब इसको सेम चीज़ है जैसे कि हमने यहाँ पे index.js में इसको इंपोर्ट किया था, बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट किया था, सेम वे से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ./dummy.css। सेव करते हैं, देखते हैं कि ये इस पर अप्लाई हुआ कि नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई CSS या CSS कभी भी आप लिख रहे हैं तो जो यहाँ पर सेम उसी तरीके से चलेगा जैसे कि हम CSS लिखते थे ना, हम नॉर्मल HTML में लिखते हैं, वो सेम चीज़ें यहाँ पर भी चलेंगी। अब ये कंपोनेंट जो है अगर इसके अंदर प्लग हो रहा है, बेसिकली जो हमारा इंडेक्स जो हमारा कंपोनेंट है, बेसिकली index.js जो हमारा है उसके अंदर वहाँ पे प्लग हो रहा है आपका ऐप। अगर ऐप पे हमारा बूटस्ट्रैप जो है पड़ा हुआ है और बूटस्ट्रैप के अंदर जो है ऐप के अंदर अगर हम यहाँ पर डमी कंपोनेंट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो अगर एग्जिस्टिंग कोई भी क्लास होगा जो कि है, अगर नहीं है तो अगर एग्जिस्टिंग कोई भी क्लास अगर बूटस्ट्रैप में होगा तो वो हमारे डमी कंपोनेंट्स के क्लास को ओवरराइट करेगा। जैसे कि चेक करते हैं एक बार, जो वहाँ पर क्या था, डिस्प्ले 4 था, ठीक है, डिस्प्ले 4 था। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद से अगर हम ब्राउज़र में देखें तो यहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप वाला जो है CSS जो ऑलरेडी वहाँ पर हमारे फ्रेमवर्क के साथ है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको अगर ओवरराइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपने डमी CSS में ओवरराइट कर सकता हूँ। सेम क्लास मैं यूज़ कर लूँगा। तो अगर आपका यहाँ पर मतलब कंपोनेंट जो है अगर नेस्टिंग हो रहा है, कंपोनेंट्स के अंदर आप कंपोनेंट्स अगर यूज़ कर रहे हैं और वो नेस्टिंग हो रहा है तो उसके ऊपर इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, सेव करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो सेम चीज़ है, बेसिकली नेस्टिंग्स है, नेस्टिंग्स के अंदर एक आपने जो भी कंपोनेंट्स यूज़ किया तो ये उसको ओवरराइट यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। तो दो तरीके हमने देखे यहाँ पर। पहला तरीका कि हम डायरेक्टली जो है ग्लोबली फ्रेमवर्क्स को ऐड करते हैं। दूसरा जो है कि पर्टिकुलर आप किसी कोई कंपोनेंट्स के लिए अगर कोई CSS आप लिख रहे हैं तो वो डायरेक्टली आप उसके लिए भी CSS लिख सकते हैं छोटे छोटे चंक्स में। वो आपका जो है मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आप छोटे छोटे चंक्स में भी कंपोनेंट वाइज अपना CSS सेपरेट भी लिख सकते हैं। और सेपरेशंस करने से होता है कि आप उसको मैनेज करना आपको ईजी होता है कि आपने एक फॉर्म बनाया है तो फॉर्म के लिए आपने अलग CSS लिख दिया, आपने क्राउजल बनाया है और क्राउजल्स अगर 2-3 टाइप्स के हैं तो उनके लिए आपने अलग अलग CSS लिख दिया और अकॉर्डिंगली आप उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप CSS जो है सेपरेट भी लिख सकते हैं और कॉमन भी लिख सकते हैं। अगर कॉमन आपको लिखना हो तो डायरेक्टली आप index.js में सीधा उसको इंक्लूड कर दीजिए। अगर सेपरेट लिखना चाहते हैं तो सेपरेट कंपोनेंट्स में भी डायरेक्टली यहाँ पर प्लग कर सकते हैं।
तो ये आपके दो तरीके हुए CSS जो है ऐड करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट में। तीसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली आप इनलाइन लिखते हैं, ठीक है। तो इनलाइन लिखने के लिए आपको डायरेक्टली यहीं पे लिखना होता है। यहाँ पर चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि इनलाइन लिखने के लिए तो इनलाइन जो है डायरेक्टली आप यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा स्टाइलिंग जो है आप यहाँ पर पास करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने स्टाइल दिया, स्टाइल के अंदर ये जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसमें बैकग्राउंड यहाँ पे हम ब्लू दे रहे हैं और कलर जो है यहाँ पे हम वाइट दे रहे हैं। तो ये तीसरा तरीका है डायरेक्टली इनलाइन। जब आप CSS लिख रहे हैं तो वो CSS है जो है सीधा यहाँ पर आप दे देंगे और ये यहाँ पर जो आपके पर्टिकुलर जो भी बटन्स या जिसकी भी स्टाइलिंग्स आप कर रहे हैं वो सीधा आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अदर देन डैट अगर आप अलग से कोई फ़ाइल नहीं बनाना चाहते हैं, CSS के लिए कोई अलग से फ़ाइल नहीं बनाना चाहते हैं और इवन आप यहाँ पर इनलाइन भी लिखना नहीं चाहते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये जो इसका फॉर्मेट जो है एज ए ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको अलग से एक वेरिएबल बना के उस वेरिएबल को यहाँ पे आप मैप कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्स स्टाइल, ठीक है, स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टाइल ऑब्जेक्ट बना लिया और स्टाइल ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये जो है हमारा यहाँ पर ये हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर पहला जो है हमारा बटन, ठीक है, बटन CTA। अब इसके अंदर जो है हम यहाँ पर ये दोनों वैल्यू रख देते हैं। तो हमने ये जो दोनों वैल्यूज़ लिए थे ये यहाँ पर इसको हम प्लेस कर देते हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली इसको प्लेस करें और प्लेस करने के बाद से इस स्टाइल को बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने इसको बनाया है इसको डायरेक्टली यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। तो ये एक मतलब मैं बोलूँ तो कन्वीनियंट वे है। इस तरीके से भी आप अपने स्टाइलिंग्स जो है उसको यूज़ कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक जगह कंबाइन करके आपने लिख दिया, जैसे CTA के लिए आपने लिख दिया, ठीक है। अगर आपको अदर्स और भी लिखना है तो यहाँ पर जैसे इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स के लिए आपने एक और स्टाइलिंग्स आपने बनाया। जैसे कि मान लीजिए फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ पर इसको मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 50। अब ये इनपुट बॉक्स जो है ये इस पे हम अप्लाई करते हैं। तो स्टाइल और यहाँ पे मैंने स्टाइल्स डॉट इनपुट बॉक्स दे दिया। तो यहाँ पे क्या है कि ये अब स्टाइल्स जो है आपका अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, यहाँ पे एक जगह आपका कंबाइन वे में दिया हुआ है। आप इसमें जैसे कॉमन चीज़ें भी है आपको अपना रखना है तो कॉमन चीज़ें रख के आप उनको यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको सेव करते हैं, एक बार ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर CSS अप्लाई हो गया है। इस 2-3 तरीके से आप CSS जो है आप अपने कंपोनेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं और स्टाइलिंग्स जो है आप अपना अपडेट कर सकते हैं। तो 4 तरीके जैसे मैंने बताया कि एक आपका कॉमन है जो डायरेक्टली आप इंडेक्स में डाल सकते हैं, जो कि आपका मेन हो गया, ठीक है, ये कॉमन वाले यहाँ पे आपने ऐड किया है। दूसरा जो है आप अपने पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको कर सकते हैं। तीसरा जो है आप इनलाइन डाल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर इनलाइन डाल रखा था। और चौथा जो कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बना के और उनको जो है यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करके इससे आप अपना कंपोनेंट्स के स्टाइलिंग्स कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं, इस तरीके से आप अपने कंपोनेंट्स के स्टाइलिंग्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में रिएक्ट के नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।